हेलो स्टूडेंट्स, सो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आपका वन शॉट रिवीजन फॉर योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑर्गेनिक का रिवीजन। आपके ऑर्गेनिक से दो चैप्टर हैं टर्म 2 में। वन इज़ योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर वन इज़ योर अमाइंस। ठीक है, तो वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों इनिशियली हम पढ़ेंगे आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या इनकी प्रिपरेशंस हो या इनकी केमिकल रिएक्शन हो, हम सबको कलेक्टिवली ही पढ़ेंगे क्योंकि कुछ रिएक्शंस सिमिलर भी देखने को मिलती हैं। बट कार्बोक्सिलिक एसिड हम बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, जिसमें कि इंडिविजुअल हम इनके प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों को एक साथ इस चैप्टर में क्यों रखा गया? व्हाट इज अ कॉमन लिंक बिटवीन थ्री ऑफ देम? तो कॉमन लिंक ये है कि ये तीनों के तीनों कैसे कंपाउंड्स हैं? दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स हैं? दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि जो ग्रुप है CHO ग्रुप, ठीक है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और CHO ग्रुप को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं? दिस इज एन एल्डिहाइड। ठीक है, जहाँ भी आपको इस तरीके से दो एल्काइल ग्रुप के साथ क्या देखने को मिले, कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिले, तो हम बोलेंगे दैट इज कीटोन। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, बट इसकी दो वैलेंसी, एक OH से सेटिस्फाइड है और एक एल्काइल ग्रुप से। सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में कॉमन लिंक ये है कि तीनों के पास ही कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी हम फर्स्ट किसका देखेंगे बच्चों? एल्डिहाइड्स का। ठीक है, एल्डिहाइड का आप नॉमेनक्लेचर देखोगे बच्चों तो कॉमन नेम भी देखेंगे एज वेल एज हम उनके आयुपैक नेम्स भी देखेंगे। तो जनरली आपसे आयुपैक नेमिंग ही पूछी जाती है। तो आयुपैक नेमिंग में आपको ध्यान क्या रखना है? दो चीज़ें हैं, वो है सफिक्स। ठीक है, दोनों सफिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो आयुपैक नेमिंग के लिए एल्डिहाइड के केस में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अल। क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ अल सफिक्स हम यूज़ करते हैं। तो देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सपोज वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल, यहाँ आपने लिया है CH3, यहाँ पे CHO। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रायोरिटी देते हुए हम क्या करेंगे? नंबरिंग। यहाँ पे नंबर 1 देंगे, नंबर 2 देंगे। देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और दो कार्बन है, तो रूट क्या यूज़ करेंगे आप? H रूट यूज़ करेंगे। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे। और आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए आपको सफिक्स यूज़ करना है अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये दूसरा सफिक्स आपने क्या बोला। तो देखो दूसरा सफिक्स देख लो पहले। दिस वॉज योर फर्स्ट एंड नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड सफिक्स, दैट इज कार्बल्डिहाइड। अब देखो कार्बल्डिहाइड कब यूज़ करना है? भाई प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई एक अल सफिक्स एक कार्बल्डिहाइड, तो कब अल यूज़ करना है और कब कार्बल्डिहाइड। तो बच्चों ध्यान रखेंगे जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपकी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग में इंक्लूडेड है देन यू विल यूज सफिक्स अल। लेकिन अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है या नंबरिंग में आप उसे काउंट नहीं कर रहे हो, देन आपको जो यूज़ करना है सफिक्स दैट इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने से पहले एग्जाम्पल समझ लो फिर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, सपोज यहाँ पे आपके पास एक रिंग चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की साइक्लिक रिंग चेन है। तो यहाँ पर देखो यहाँ लगा हुआ है CHO इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इस साइक्लिक रिंग में आपको नंबरिंग करनी है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिर इसको सेकेंड और फिर इसको थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी नेमिंग इस तरीके से करते हैं, साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड। कैसे यूज़ करेंगे? साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे नाम क्या होगा? साइक्लिक रिंग है तो यहाँ पे साइक्लो, 3 कार्बन की है तो प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ सफिक्स यूज़ करेंगे कार्बल्डिहाइड। क्या सफिक्स यूज़ करेंगे बच्चों? कार्बल्डिहाइड सफिक्स यूज़ करेंगे। अब देखो ये सफिक्स हमने कब यूज़ किया? when functional group carbon is not
काउंटेड इन हाइड्रोकार्बन चेन। जब आप हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग कर रहे हो उस केस में ये काउंट नहीं हो रहा है, तब सफिक्स कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। और अल सफिक्स कब यूज करेंगे? व्हेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज काउंटेड इन हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये हमने सफिक्स सीख लिया, मेन इनका ही काम है। अब बात कर लेते हैं कॉमन नेमिंग्स की एंड उनके आयुपैक नेमिंग की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। चलो इसको एग्जाम्पल 1 मान लिया, इसको एग्जाम्पल 2 मान लिया है हमने। ठीक है, इसको एग्जाम्पल अब 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए HCHO, ठीक है, HCHO आ गया, या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा नीचे, तो HCHO, यहाँ हम ले लेंगे हमारे कॉमन नेम्स। लेट मी चेंज द मार्कर। हाँ, यहाँ कॉमन नेम ले लेंगे और यहाँ हम ले लेंगे आयुपैक नेम। क्लियर? अब देखो आपके पास आ गया है HCHO। HCHO को कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। और जबकि आयुपैक नेमिंग करोगे तो एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता है मेथ एन अल, क्योंकि एक ही कार्बन को आप इंक्लूड तो कर ही रहे हो, एक ही कार्बन है तभी तो मेथ लिखा आपने, मतलब इंक्लूडेड है कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप का, तो सफिक्स यूज करेंगे अल। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें CH3 CHO की, ठीक है, अब आप इसको क्या नाम दोगे? इसको हम नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। और इसकी आयुपैक नेमिंग करो, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। रूट आपका 2 कार्बन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और सफिक्स लगा दोगे अल, तो इथेनल नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करें किसके, ये आपके 4th एग्जाम्पल था, तो अब हम बात कर लेंगे आपके 5th एग्जाम्पल की। ठीक है, तो 5th एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है आपका CHO ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ कॉमन नेम लेंगे, यहाँ आयुपैक नेमिंग। ठीक है, इसको नॉर्मली हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। आयुपैक नेमिंग में इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग को हम मेन चेन मान के चल रहे हैं और इसको हम क्या मान रहे हैं, इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सफिक्स यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? एल्डिहाइड के केस में। और भी काफ़ी सारे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं इसके, मैंने डिटेल लेक्चर में कराए हुए हैं, ये बस सीखने वाली बात है, वी आर डूइंग रिविजन। अब बात कर लेते हैं कीटोन की। किसकी बात कर लेते हैं? कीटोन की। तो बच्चों जो कीटोन है उसमें जब आप आयुपैक नेमिंग करोगे तो सफिक्स आपको यूज़ करना है ऑन। सफिक्स जो आपको यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है? ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो कीटोन वाला कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कीटोन वाला कार्बन है, क्या कभी इसको नंबर 1 पोजीशन मिल सकती है लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन में? बहुत ऐसा केस अगर साइक्लिक रिंग का केस है वो चीज़ अलग छोड़ दो, बाकी एलिफैटिक में तो कभी भी इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कभी भी नंबर 1 पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन इसको दे देंगे तो ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन नहीं सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन के लिए आपको नंबरिंग या तो यहाँ से करनी है या यहाँ से करनी है, तो उस बीच में कहीं आपका कार्बोनिल ग्रुप आएगा। तो हमें जब कीटोन की नेमिंग करनी है तो कार्बोनिल कार्बन जो है आपका कीटोन में उसको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। जैसे अगर 1 नंबर नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर देना ही देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, एटलीस्ट 2nd नंबर प्रायोरिटी शुड बी given to carbonyl कार्बन इन कीटोन। क्लियर है ये चीज़? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन CH3COCH3, तो इसका बच्चों कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है इसका? एसीटोन। जबकि आयुपैक नेमिंग देखो, नंबरिंग यहाँ से करो यहाँ से करो एक ही बात है,
तो नंबरिंग करो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और यहाँ पे क्या लगा है, ये हमें समझ आ रहा है दिस इज योर कीटोन, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले कार्बन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये कीटोन वाला ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ये सेकंड पोजीशन पे है जो कि इसको कीटोन बना रहा है, तो यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑन, सेकंड पोजीशन जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है C डबल बॉन्ड O CH3, अब देखो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस रिंग को सब्स्टिट्यूएंट रिंग मानना है और इसको मेन कार्बन चेन मानना है इन द केस ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करो 1 and 2, तो ये एज एन सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे हम, इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयुपैक नेमिंग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लो, अब देखो 3 कार्बन है तो यहाँ पे यूज करेंगे प्रोपाइल, प्रोपेन मत यूज करना, प्रोपाइल, जैसे सब्स्टिट्यूएंट जब हम एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं तो मिथाइल इथाइल यूज करते हैं ना, उसी तरीके से इसको साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे इथेनॉन, साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉन, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करें, सपोज यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनॉन, क्या होता है इसका कॉमन नेम, दैट इज एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है। अब अगर आप बात करो किसकी, आयुपैक नेमिंग की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आयुपैक नेमिंग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं आगे, इसको नोट करो, और देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो यहाँ मैं बता भी देती हूँ क्या होगा, सिंपल है, इसको आपको क्या मानना है, एज एन सब्स्टिट्यूएंट मानना है और इसको मेन चेन मानना है, सेम चीज़ तो हमने यहाँ की थी, इसको नंबरिंग करो 1, इसको नंबरिंग कर दो 2, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ नेमिंग हो जाएगी 1 फिनाइल इथेनॉन, इथेनॉन क्यों लिया है, 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे यूज करेंगे सफिक्स ऑन, ठीक है, क्योंकि क्या है आपका कीटोन। अब चाहो तो नोट करो। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर उतना ही था, हमें सफिक्स सीखने थे, उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का प्रिपरेशन देखेंगे पहले, दीज आर कलेक्टिव प्रिपरेशन, इन प्रिपरेशन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन्स भी, इसके बाद हम इंडिविजुअल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रिपरेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स में, और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स जब आप करते हो तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या करना है, इनिशियली आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एल्कीन लिया हुआ है, ठीक है। एल्कीन का ट्रीटमेंट कर रहे हो आप ओजोन से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि एक तो यहाँ पे ZNO बाहर निकल जाता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जिंक है या ओजोन है, यहाँ से ZNO आसानी से बाहर निकलता है, और यहाँ पे बचता क्या है O2, इस तरीके से आपको O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखना है। अब देखो करोगे क्या, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने डिटेल लेक्चर में बताया, बट हमें मैकेनिज्म नहीं करना है, हमें रिवीजन करना है। तो देखो आपको सिंपली करना है, ओजोनोलिसिस जहाँ भी दिखे तो सबसे पहले O3 की बात हो रही है, O3 में से एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चला जाता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, बचता O2 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये बॉन्ड क्लीव करना है और ये 2 बॉन्ड क्लीव करने हैं। तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई हैं, इस कार्बन की 2 फ्री हुई हैं, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे आपस में, क्या बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड भी कौन सा है, इथेनॉल। देखो साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर देखो CH2 फ्री हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन फ्री हुआ, दोनों कार्बन की और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री हैं, आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो साथ ही क्या बनाते हैं, HCHO, जो कि होता है आपका मीथेनॉल। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ओजोन के साथ जिंक प्लस वाटर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा ओजोनोलिसिस हो रहा है बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। लेकिन वहीं एल्कीन के साथ ओजोन प्लस पेरोक्साइड दिख जाए तो यहाँ पर होगा बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो कैसे,
अब यहाँ देखो आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पर जो ओजोन है और यहाँ पे पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, तो आपको सिंपल सी चीज़ वही करनी है, यहाँ O डबल बॉन्ड O इस तरीके से लिख लेना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, वो मैकेनिज्म का पार्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनेगा CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ ही यहाँ पर ये कार्बन की और ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री हैं, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ये क्या बन गया बच्चों, कीटोन। आप चाहो तो इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, क्या है ये, एसीटोन ही तो है, ठीक है। और ये क्या बना है, ये आपका इथेनॉल बना है, एल्डिहाइड है ना, CHO ग्रुप और CH3, ये बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है यहाँ पे, ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बच्चों जो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड बनता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है उस केस में वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे बना लेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CH3। अब हम इसको नाम क्या देंगे, इथेनोइक एसिड। क्या नाम देंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में ओजोन के साथ प्रेजेंस किसका रख रहे हो, पेरोक्साइड का, ठीक है। तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ओनली एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब देखो जब एल्काइंस का हाइड्रेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब आप इथाइन का हाइड्रेशन करते हो, ठीक है, इथाइन का हाइड्रेशन करोगे, ये एसीटोन को रब करके ऊपर लिख, ये आपका एसीटोन है, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप कोई और एल्काइन ले लो, इथाइन के अलावा प्रोपाइन, ब्यूटाइन या कोई भी एल्काइन, ठीक है, इसका आप हाइड्रेशन करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, कीटोन। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इथाइन है, यहाँ पे आपने क्या रखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रखा है HgSO4, ये क्या है आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, और साथ ही आपने प्रेजेंस किसका रखा है, डाइल्यूटेड H2SO4 का। अब यहाँ पे हाइड्रेशन कराना है, हाइड्रेशन कराना है मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर, क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है हाइड्रेशन के केस में। तो बच्चों H+ और OH- का एडिशन किस तरीके से होगा, देखो एडिशन किसका होगा, H+ का और OH- का। हाइड्रेशन का मतलब तो यही है। अब यहाँ पे आपको जो रूल फॉलो करना है दैट इज मार्कोनिगोव रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे लिख लेंगे मार्कोनिगोव रूल। मार्कोनिगोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव अबेंडमेंट, ठीक है, नेगेटिव अबेंडमेंट कहाँ पर स्टिक होता है, जाकर उस एल्कीन या एल्काइन के कार्बन पर जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो OH- जो कि नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके स्टिक होगा, इस केस में तो देखो इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है तो कोई किसी पे भी जा सकता है। सपोज ये इसके पास गया, H+ इसके पास गया, अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, OH बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो C, यहाँ पे एक H पहले से था, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया है आपका OH, ठीक है, यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बचेगा, एक H यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़। तो ये कैसा फॉर्म बन गया है बच्चों, इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, इनॉल। कैसे, अल्कोहलिक ग्रुप OH और इन है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से, तो ये आपका इनॉल फॉर्म है। अब फर्दर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। टॉटोमेरिज्म जानते हो कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो OH है, अब यहाँ से होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन वो यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुए तो H+ निकला, वो H+ इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ जाता है और क्या बनाता है, देखो यहाँ बन गया C, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। अब ये क्या बन गया बच्चों,
आपका एल्डिहाइड बन गया है, इसको आप नाम दे दो इथेनॉल। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब ये वाला पार्ट इसका मैं यहाँ बताऊँगी। ठीक है, ये वाला इसका पार्ट है, ध्यान रखना, सेपरेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बतानी है, इसलिए थोड़ा सा मैसअप हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा, ये तो इथाइन था, ये क्या था आपका? इथाइन। क्लियर है ये चीज़? अब देखो ये अदर देन इथाइन कोई आपका क्या है? एल्काइन है, तो इसका जब आप हाइड्रेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। कीटोन कैसे मिलता है? देखो यहाँ पर सिंपली एडिशन ऑफ वाटर कराना है, तो यहाँ पे H+ और OH- जाएंगे, तो OH- इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो OH- एल्काइन किस कार्बन पे गया? H+ इस कार्बन पे गया। तो बच्चों देखो बनेगा क्या? यहाँ बनेगा CH3 और ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे एक H। ठीक है, फर्दर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है, सेम चीज़, तो टॉटोमराइज होके क्या बना लेता है ये? देखो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, क्या बना लिया इसने? एसीटोन। पहले कैसा फॉर्म था? इनॉल। समझ आया ना कैसे बना होगा? टॉटोमराइज कैसे हुआ? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, कार्बन पे आया नेगेटिव, यहाँ से H+ निकला था तो वो कार्बन से जुड़ जाता है, इस तरीके से आपका एसीटोन बना, मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन की साथ में देख रहे हैं बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डीहाइड्रोजनेशन से क्या समझते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब इस अल्कोहल की बात करो, कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री। कैसे? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? जब आप इसका रिएक्शन कराते हो विथ कॉपर एंड हीट, ठीक है, उस केस में यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर सपोज इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, H2 था ना, तो एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया, तो यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, तो यहाँ क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्या बन गया? एल्डिहाइड। CHO ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो 2 डिग्री के केस में ये हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, ये दोनों बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2। यहाँ से H2 गैस बाहर निकली है, यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलेगी, तो क्या बनेगा? RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये R, ये क्या बन गया बच्चों? आपका कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। ठीक है, अगर आप बात करो 3 डिग्री के केस में, तो 3 डिग्री के केस में यहाँ पर देखो कुछ अलग ही चीज़ होती है, यहाँ पर कुछ बहुत अलग चीज़ होती है। यहाँ पे होता क्या है, ये आपका मेन कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, तो यहाँ से OH निकलता है और इसके एडजेसेंट कोई भी कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन, और यहाँ से H2 का रिमूवल ना होके वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ पे H2 का रिमूवल ना होके वाटर का रिमूवल होता है जब आप 3 डिग्री अल्कोहल का ट्रीटमेंट कॉपर विथ हीट करते हो। ठीक है, और यहाँ प्रेजेंस आप यहाँ पे सिल्वर भी रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? RCr, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, ये क्या बन गया बच्चों? एल्कीन। तो ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो यहाँ पर अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, ठीक है, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एल्कीन मिलेगा। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट चलते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, तो देखो कैसे कराओगे। तो अगर आप बात करूँ, यहाँ आपने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है, उसके इसमें क्या होगा, को प्रॉपर लिख लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आपका हो गया KMnO4, या फिर आपने रख लिया K2Cr2O7। ठीक है, इस तरीके से, चाहे एसिड के प्रेजेंस में रखो चाहे बेस के प्रेजेंस में। तो उस केस में अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पहले ही जाता है एल्डिहाइड के फॉर्म में, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे
H इस तरीके से, ठीक है, और साथ ही क्या बनाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखेंगे जब भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे इन द केस ऑफ अल्कोहल, स्पेशली 1 डिग्री अल्कोहल, किसकी बात करें, 1 डिग्री की। देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसका जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, जॉन्स रिएजेंट या फिर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने रखा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। जबकि आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करो, किसकी, 2 डिग्री अल्कोहल की, तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कैसा यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब ऑक्सीडेशन करोगे 2 डिग्री अल्कोहल का तो कीटोन ही बनेगा और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कुछ भी लो, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है, अगर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आए कि मैम अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया और मेरे को तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, तो फिर रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और जैसे आपको PCC दिया हुआ है या फिर आपको PDC दिया हुआ है या फिर आपको CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। वो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तभी बनेगा जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इंडिविजुअल प्रिपरेशन मेथड्स सीखेंगे आपके एल्डिहाइड के। अभी हमने कंबाइंड फॉर्म में देखे थे कि ऐसी रिएक्शंस जिनसे, ऐसे प्रिपरेशन मेथड जिनसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों बना सकते हैं, बट यहाँ इंडिविजुअली हम एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट है बायोनाइट्राइल्स, और ये जो रिएक्शन है दिस इज स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या है, नाइट्राइल है, ठीक है। तो जब नाइट्राइल का रिडक्शन होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम ये देखेंगे रिडक्शन हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो सिंपली। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा या डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, ये क्या बन गया है, इमीन, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, क्या बन गया है, इमीन। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या होगा। अब आप यहाँ देखो, जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आया इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ कार्बन टू नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है, दोनों हाइड्रोजन को लेके बाहर अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, विल गेट एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल, सॉरी ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करेंगे बाई डाइबल एच। हम कैसे, क्या यूज बना सकते हैं, आपका एल्डिहाइड किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, जब भी आपको डाइबल एच दिख जाए तो AL ध्यान रखना, ये AL वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का। तो चाहे आप यहाँ पे नाइट्राइल लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लो या एसाइल क्लोराइड लो या फिर आप एस्टर लो, आप कुछ भी लो, जब आप उसका रिएक्शन डाइबल एच से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन में। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजेल्डिहाइड में। किस में, बेंजेल्डिहाइड में, ठीक है। ये क्या बन गया है आपका, बेंजेल्डिहाइड। यहाँ पे आपको प्रेजेंस किसका रखना है, CO का प्रेजेंस रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और साथ ही आपको एक लुइस एसिड का यूज़ करना है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। यहाँ पर हम इसके मैक पे नहीं जाएंगे, सीधा ध्यान रखेंगे कि बेंजीन से अगर बेंजेल्डिहाइड बनाना है,
बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजेल्डिहाइड, तो आपको गैटरमैन कोच रिएक्शन अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपके CO का प्रेजेंस रखना है, किसके साथ, HCl के साथ, और साथ ही लुइस एसिड रखना है, क्या, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और अगर याद रखने वाली बात है तो OCH दिख रहा है, OCH मतलब CHO ग्रुप, ये क्या बताता है कि यहाँ पर गैटरमैन कोच रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब चलते हैं इटार्ड रिएक्शन पे। तो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, जब आप टोलुइन का रिएक्शन किससे करा रहे हो, टोलुइन का रिएक्शन आप करा रहे हो क्रोमाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज CS2, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे OCROHCl, और यहाँ क्या बनता है OCROH, और यहाँ पे Cl, इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बनता है। जब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलता है बेंजेल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस में हमें बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं साइड चेन क्लोरिनेशन में। तो बच्चों जब साइड चेन क्लोरिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जब आप टोलुइन का रिएक्शन करा रहे हो Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और इनके साथ जुड़ जाते हैं 2 Cl। क्या जुड़ जाते हैं, 2 Cl जुड़ जाते हैं। और यहाँ से जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ से 2 मोल HCl निकलते हैं और Cl की जगह अब कौन जुड़ जाता है, आपका वाटर नहीं सॉरी OH ग्रुप जुड़ जाता है, और एक कार्बन पे 2 H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से हो जाता है वाटर का रिमूवल। इस तरीके से वाटर का रिमूवल हो गया, तो वाटर के रिमूवल से हमें क्या मिला है, यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड। क्या मिल गया, देखो एक ऑक्सीजन बचा है, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, बन गया बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रोज़नमुंड रिएक्शन। रोज़नमुंड रिएक्शन में कैटलिस्ट जो यूज़ किया जाता है वो लिंडलेंस कैटलिस्ट कहलाता है। कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है, लिंडलेंस कैटलिस्ट, ठीक है। और जब आप इसका रिएक्शन किससे कराते हो, एसाइल क्लोराइड से कराते हो। तो एसाइल क्लोराइड से जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है और साथ ही HCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड मिलेगा और साथ ही HCl बाहर निकलेगा। तो याद रखेंगे रोज़नमुंड रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड एल्डिहाइड्स के। अब हम इंडिविजुअल प्रिपरेशन मेथड देखेंगे आपके कीटोन्स के, तो उसको नोट करो। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में आपको क्या लेना है, एसाइल क्लोराइड। अगर आप एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन R2CD से कराते हैं तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर 2 यूनिट लेनी होंगी आपके एसाइल क्लोराइड की। और R2CD कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये कैडमियम है, ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये भी पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि कैडमियम बीइंग अ मेटल ये कैसा होता है, ये एल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। उस केस में क्या होता है, ये इस पार्ट को अप्रोच करता है, तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन पे और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। आपने 2 यूनिट लिए हैं तो सेकेंड यूनिट पर ये वाला एल्काइल ग्रुप अटैक करता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, ठीक है। और साथ ही CdCl2 बाहर निकलता है, यहाँ से CD और यहाँ से 2 Cl निकलेंगे 2 यूनिट से, तो साथ ही CdCl2 बाहर निकलता है और यहाँ पर क्या बना है हमारे पास प्रोडक्ट, दैट इज योर कीटोन। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे, दैट इज बाई नाइट्राइल्स। अब आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये आपका नाइट्राइल है और यहाँ सबको दिख रहा है ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हमको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है हमारा वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। वो क्या करता है, वो यहाँ से इस कार्बन को अप्रोच करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन के साथ ये Mg पॉजिटिव X जाकर जुड़ जाता है। ये माइनस साइन नहीं भी दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या बनता है, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसको ऊपर बना देती हूँ डबल बॉन्ड N और साथ में कौन जुड़ा हुआ है इसके Mgx, ठीक है।
क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस था, Mg पे पॉजिटिव था। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, C6H5। क्लियर है। जब आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ग्रुप निकलता है, ये वाला ग्रुप, और इसकी जगह ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C6H5। तो अगर आप इसकी आयुपैक नेमिंग करो तो ये कीटोन के केस में ये क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये आपका मेन चेन होगा। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग कर दो 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फिनाइल, 2 कार्बन है यहाँ पे तो एथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है तो ऑन। ठीक है, तो 1 फिनाइल इथेनॉन इसका नेम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी आप क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। देखो यहाँ बेंजीन है, यहाँ आपने एसाइल क्लोराइड लिया है और यहाँ पे प्रेजेंस रखा है एनाहाइड्रस AlCl3। ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, लुइस एसिड की तरह, क्योंकि यहाँ पे लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो Cl निकल के इसके साथ आकर AlCl4 माइनस बना लेता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, जो कि इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज COCH3। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख लो, ये क्या बन गया है, एसीटो ग्रुप है और ये फिनॉन ग्रुप, तो हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं एसीटोफिनॉन। इस तरीके से आपका क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये 3 प्रिपरेशन मेथड्स ही देखेंगे कीटोन्स में। अब इसके बाद देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोट करो इनको। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। ठीक है, एल्डिहाइड की भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एज वेल एज कीटोन्स की भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनके फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, तो अगर आप बात करो किसकी, मीथेन नल की। मीथेन नल समझते हो क्या होता है, HCHO। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैशियस फॉर्म में। ठीक है, अगर आप बात करो किसकी, इथेनॉल CH3CHO की, इट इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों, कम होता है। वोलाटाइल लिक्विड विच कैन एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड फॉर्म एज वेल एज इन इट्स गैशियस फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है दे स्टार्ट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर आप हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करो तो मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन्स एंड योर ईथर्स। बट होना क्या चाहिए कंडीशन, सेम, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज compared to hydrocarbons and ethers of almost same molecular mass। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन या ईथर सेम मोलर मास के हैं ऑफ योर एल्डिहाइड एंड कीटोन तो उस केस में एल्डिहाइड एंड कीटोन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू डाइपोल इंटरैक्शन। रीज़न क्या है, ड्यू टू डाइपोल इंटरैक्शन। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, यहाँ पर अगर आप बात करो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। क्लियर है चीज़। और अगर आप एक सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से ले लो CH3, या इसको यहाँ ले लो, चलो एक और यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है। इसका अट्रैक्शन इसके साथ होगा, इसका अट्रैक्शन इसके साथ। ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है कि एक दूसरे से क्या शो करते हैं, डाइपोल इंटरैक्शन शो करते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, हम बात करते हैं अल्कोहल्स के केस में क्या होगा। अगर आपके पास नेक्स्ट केस ले लूँ, मैं बात करूँ, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया था।
अब बात करें अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा। तो बच्चों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू योर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्कोहल shows high boiling point as compared to aldehyde and ketone due to presence of hydrogen bonding in alcohol। देखो बच्चों, अगर आपके पास सपोज यहाँ पर है C2H5OH, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं C2H5OH, ठीक है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही तो है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर बच्चों एक ओवरऑल ऑर्डर देखा जाए कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन में क्या ऑर्डर होगा, तो ये चीज़ देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन को ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं हम, ऑलमोस्ट सिमिलर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक देखना है तो कीटोन्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर एल्डिहाइड। तो यहाँ लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले अल्कोहल, फिर सबसे ज़्यादा अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर उससे कम होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये ऑलमोस्ट सिमिलर भी होता है एल्डिहाइड कीटोन का। फिर आता है आपका ईथर, या इसको थोड़ा नीचे लिख देते, रुको, एक लाइन में आना चाहिए। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर आपके कीटोन का, फिर आपके एल्डिहाइड का, और कीटोन और एल्डिहाइड का ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। फिर आता है आपके ईथर का, फिर आता है आपके हाइड्रोकार्बन का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की। तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सॉल्युबिलिटी की जब भी बात कर रहे हैं तो हम वाटर में सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, जबकि हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। मोलर मास बढ़ रहा है मतलब हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ रही है, मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है। और नॉन पोलर पार्ट जो कि आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर है, ठीक है। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन क्यों सॉल्युबल हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्यों सॉल्युबल हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अल्कोहल, हाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात थी, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज आपके पास कोई एल्डिहाइड है CH3, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर H, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्लियर है ये चीज़? आप चाहो तो इसको उल्टा लिख लो इस तरीके से, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से। हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। देखो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ऑक्सीजन से, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा इस तरीके से CH3, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ एक और पॉइंट लिखेंगे, एल्डिहाइड do not show hydrogen bonding,
नेक्स्ट बात आती है अब इनकी फिफ्थ, हम बात करेंगे इनके स्मेल की, ठीक है। तो बच्चों जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो फाउल स्मेल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट। जबकि आपके हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फ्रेग्रेंट होती है। कैसी होती है? फ्रेग्रेंट। तो याद रखेंगे लोअर एल्डिहाइड कीटोन और नेक्स्ट देखेंगे हायर एल्डिहाइड कीटोन। तो इसकी होती है पंजेंट और इनकी होती है आपकी फ्रेग्रेंट। हायर की फ्रेग्रेंट होती है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल सी केमिकल रिएक्शन ऑफ योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है एल्डिहाइड कीटोन में? देखो, सपोज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप होता तो एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप होते तो कीटोन, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप को ए मान लेती हूँ, इस ग्रुप को बी। कंबाइनली बात करें कीटोन एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा स्पीशी पे। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। देखो बच्चों न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव से कौन प्यार कर सकता है? जो खुद नेगेटिव हो। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि खुद नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव सेंटर को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो ये एक स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे ए, इसको इस तरीके से बनाओ, कार्बन यहाँ पे आ गया आपका सपोज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पे O माइनस, ठीक है। ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप और रिवर्सिबल स्टेप है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा शेप क्यों बनाया? तो देखो बच्चों इनिशियली जो कार्बन था उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, किसका? कार्बन का। क्लियर है? यह जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना यहाँ। फिर यहाँ एक फास्ट स्टेप होती है, उस फास्ट स्टेप में क्या होता है? ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर OH, यहाँ पर B, यहाँ पर A। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो एक एक करके हम न्यूक्लियोफाइल के एडिशंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। तो HCN में अब न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगा? देखो HCN का रिएक्शन आप किसी बेस से कराओ तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? Cn माइनस मिलेगा, साथ ही वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब जो Cn माइनस है यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यही न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा अटैक करेगा किस पे? इस एल्डिहाइड पर। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये Cn माइनस ऑक्सीजन पे जाएगा या कार्बन पे? पॉजिटिव पे ही जाएगा, क्योंकि खुद कैसा है? नेगेटिव है। तो ये जाएगा कार्बन पे। कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 5वां बॉन्ड जो है कार्बन टू ऑक्सीजन तोड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बन गया CH3, इस तरीके से देखो CN, यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर O पे आ गया माइनस, ठीक है। ये क्या बन गया? ये आपका स्लो स्टेप से बना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फास्ट स्टेप होगी प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन में इस ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा बच्चों? इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा आपका हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। अब देखो, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है किसी एलिफैटिक एल्डिहाइड, सॉरी किसी एल्डिहाइड पे या किसी कीटोन पे, ठीक है, तो किस में जल्दी होगा? एल्डिहाइड में जल्दी होगा कि कीटोन में जल्दी होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक? तो बच्चों देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आना चाहता है, यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल लिख देती हूँ।
न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर को अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। अब खास बात क्या है एल्डिहाइड में, इसके पास एक ही बल्की ग्रुप है जबकि कीटोन के पास दो बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पे कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को इतनी आसानी से अप्रोच नहीं करने देते। इट मीन्स एल्डिहाइड में जल्दी क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस in ketone it is less reactive towards न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपके पास बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे आपके पास कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो इन दोनों के केस में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो यहाँ हमने लिखा है रिएक्टिविटी ज़्यादा है आपके नॉर्मल एलिफैटिक एल्डिहाइड की। इसकी ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर RC⋯OH, ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, ये पार्शियल नेगेटिव सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो इसको अप्रोच कर लेगा आसानी से, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसलिए तो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ढूंढता है पॉजिटिव सेंटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो क्या होता है बेंजल्डिहाइड के केस में, देखो कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। कार्बन को है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, तो अब न्यूक्लियोफाइल जाएगा इसकी हेल्प करने या न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर को अप्रोच करेगा। लेकिन भैया न्यूक्लियोफाइल के जाने से पहले ही ये रिंग इसको हेल्प कर देती है। कैसे? ये रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई, और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव। फिर उसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस होता है, फिर ये यहाँ आएगा। इस तरीके से ये रेजोनेंस क्या होता है, चलता जाता है। समझ आ रही है मेरी बात कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, फिर वहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाते हैं। ऐसा रेजोनेंस चलता जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिंग ही सेटिस्फाई कर दे रही है न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे रीजन, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन deficiency of aldehydic carbon is satisfied and it becomes less reactive towards nucleophilic addition। ठीक है, ड्यू टू बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन इज सेटिस्फाइड एंड इट बिकम्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं NaHSO3 के एडिशन की। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन वही पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। यह Na प्लस में टूटेगा NaHSO3 एंड HSO3 माइनस में। तो ये प्लस सेंटर, सॉरी ये देखो माइनस सेंटर यहाँ अप्रोच करेगा और ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे ही HSO3 माइनस इस कार्बन से जुड़ने जाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये एक स्लो स्टेप है, CH3C यहाँ पर O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर कौन जुड़ गया, इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया आपका HSO3 और यहाँ पर जुड़ गया Na। क्लियर है ये चीज़। एक हाइड्रोजन भी, सुनो इसको ऐसे ही बनाओ, रुको, कार्बन यहाँ पे CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HSO3 और यहाँ पर हो जाएगा ONA। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो बच्चों प्रोटॉन ट्रांसफ़र जब होता है तो O माइनस है, Na पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या होता है, ये H यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो HSO3 माइनस है यहाँ से SO3H जुड़ता है, मेन सल्फर पे है नेगेटिव, तो ये HSO3 ऐसे ना लिखें, हम SO3H लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये H यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ये SO3Na बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा,
CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा SO3, यहाँ पर हो जाएगा Na, और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। यहाँ पे एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ये क्या होता है आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि कैसा है वाटर सॉल्युबल, जो कि कैसा है वाटर सॉल्युबल। जब भी आप एल्डिहाइड के साथ क्या करते हो NaHSO3 का एडिशन, उस केस में यहाँ पर क्या बनेगा एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जो कि कैसा होता है वाटर सॉल्युबल। तो उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे, दैट इज़ योर एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में बच्चों क्या होगा, हमने जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा था तो हमने देखा था केमिकल रिएक्शन में एक बार तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है और एक केस में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होगा, तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो RO माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर या OR माइनस भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि OR के थ्रू ही एडिशन, ऑक्सीजन के थ्रू एडिशन होगा और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है, तो ये इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 C, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा OR। क्लियर है ये चीज़, सॉरी हाइड्रोजन तो पहले से था ना, O पे माइनस आ गया और साथ ही यहाँ पे OR, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, तो यहाँ से ये OH हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोक्सी अल्कोहल, या फिर हम इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी अल्कोहल बोलते हैं या हेमी एसिटल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्या होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या करें एक और यूनिट ले किसकी ROH की, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से क्या होगा O माइनस एंड H पॉजिटिव में टूटेगा। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, इस H जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो RO माइनस अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, अल्कोहल का यूनिट है ना। तो ये ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, वो इसको हेल्प करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बना लेगा CH3 C, यहाँ पे OH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया OR, यहाँ पे आ गया आपका H। अब यहाँ से दिख रहा है वाटर इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वाटर बाहर निकलेगा। तो अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, देखो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पर H, यहाँ पे OR। अब जो यहाँ से वाटर निकल गया है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव को कौन हेल्प करेगा, नेगेटिव पार्ट OR नेगेटिव, तो OR इससे आके जुड़ जाता है और इसको हम नाम देते हैं जेम डायल्कोक्सी, और इसी को हम बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं इसको, हम एसीटल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन होता है अल्कोहल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे देखो Z की जगह H होता, ठीक है, तो ये अमोनिया हो जाता, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह ये कार्बोनिल है, इसको सेंटर में लिख देती हूँ इस तरीके से। अगर यहाँ पे Z की जगह R होता तो ये क्या है, इमीन, सॉरी स्किफ्स बेस है ये, अरे स्किफ्स बेस ये नहीं है, ये तो अमाइन ही है, ये 1 डिग्री अमाइन है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, RNH2 है ना, तो 1 डिग्री अमाइन है। अब देखो कार्बोनिल यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता था, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन कराते हो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स पे, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने क्या किया है, Z की जगह आपने हाइड्रोजन रखा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CNH, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे R ग्रुप है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा Z की जगह लगा दोगे R, इस तरीके से। और ये है आपका इमीन, और इसको ही हम बोलते हैं स्किफ्स बेस। क्या बोलते हैं, स्किफ्स बेस। क्लियर है ये चीज़। तो ये क्या था, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या है, सपोज आपने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड CH3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपने प्रेजेंस किस किस का रखा है, हाइड्रोजीन NH2, साथ ही आपने रखा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस KOH, साथ ही आपने रखा है यहाँ सॉल्वेंट का प्रेजेंस दैट इज थाइलिन ग्लाइकॉल।
तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ऑक्सीजन हटाना है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देने हैं। यहाँ बन जाएगा CH3 CH3, ये क्या बन गया आपका ईथेन। और ये क्या था बच्चों आपका, ये दिस वॉज योर इथेनॉल। इथेनॉल से इथेन बनाया हमने। यहाँ पे हुआ क्या है, कार्बन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है। आपने एल्डिहाइड लिया, ट्रीटमेंट किया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन को हटा दो, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटेगा, तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो और वहाँ पर आपका इथेन बन जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ लिखोगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड का रिएक्शन आप कराओ किससे, NH2 KOH, साथ ही इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन, और जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का ही एल्केन मिलेगा। देखो 2 कार्बन का दिख रहा है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो यहाँ एल्केन बनेगा, उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे, दैट इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, सिंपल सी चीज़ है। और देखो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है जिंक अमलगम के प्रेजेंस में, और यहाँ मीडियम कैसा रखना होता है, एसिडिक। मीडियम कैसा रखना होता है, एसिडिक। सिंपल सी चीज़ है, चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, अगर आपने जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रखा है, उस केस में यहाँ से 2 बॉन्ड क्लीव होंगे और कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो जाती हैं, हाइड्रोजन से, और बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, रिडक्शन देखिए, जैसे वुल्फ किश्नर में रिडक्शन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब देखो, अगर बच्चों यहाँ पे मैंने रखा है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, या आपने रखा है यहाँ पे K2Cr2O7, इस तरीके से। ये कैसे रिएजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यहाँ पे लिख लो, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, आपके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, क्या बन गया, ये आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये था क्या आपका इथेनॉल। और क्या कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन कर सकता है एल्डिहाइड का, बिल्कुल कर सकता है। टॉलेंस रिएजेंट ले लो, फेलिंग्स रिएजेंट ले लो, इस केस में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आती है कीटोन के ऑक्सीडेशन की। तो बच्चों वैसे कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने वाइग्रस कंडीशंस रखी हैं, मतलब मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा KMnO4 और कंडीशन कैसी रखी है, वाइग्रस कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उस केस में यहाँ पर देखो क्या होता है। उस केस में एक बार तो ये बॉन्ड क्लीव होता है, एक बार ये बॉन्ड क्लीव होता है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जितने कार्बन हैं आपके, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। जैसे सपोज पहले ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, HCOOH, क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन था, और यहाँ बचा हुआ पार्ट में 2 कार्बन है तो यहाँ मिल जाएगा CH3 COOH, इस तरीके से। देखो अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करोगे तो यहाँ CH3 COOH मिलेगा, यहाँ पे वापस से HCOOH मिल जाएगा, तो इसकी 2 यूनिट मिलेगी और इसकी 2 यूनिट मिलेगी। मतलब ये बॉन्ड क्लीव करोगे तो HCOOH और CH3 COOH, ये बॉन्ड क्लीव करोगे तो HCOOH और CH3 COOH, इस तरीके से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टॉलरेंस टेस्ट पे। तो टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली किसके लिए अप्लाई होता है, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, एल्डिहाइड के लिए अप्लाई होता है। अब बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। तो बच्चों टॉलरेंस रिएजेंट होता है अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सिल्वर NH3 होल ट्वाइस यहाँ पे प्लस, ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट है। और अगर आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराया, टॉलरेंस रिएजेंट से, तो इस केस में देखो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, और बाकी साइड में आपके बाई प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट से भी आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है टॉलेंस टेस्ट गिवन बाय, तो ध्यान रखेंगे टॉलेंस टेस्ट आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं फेलिंग्स टेस्ट की। तो फेलिंग टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है, एल्डिहाइड की टेस्ट के लिए। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप बात कर रहे हो किसकी, कीटोन्स की, ये तो कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड की टेस्ट के लिए होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, तो उसको थोड़ा नीचे लिख देंगे। फेलिंग्स रिएजेंट देख लेते हैं पहले। अगर आप क्या करो, अगर आप रिएक्शन करा दो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का विथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये OH, ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे COO, ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इनका आपस में अगर आप रिएक्शन करा दोगे, ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दोनों को मिक्स कर दो, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, और इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज रोशेल सॉल्ट। मिक्स कर दो, फेलिंग्स रिएजेंट तैयार हो जाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कौन करता है, Cu2+ आयन रिएक्ट करता है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, और साथ ही यहाँ पे क्या मिलता है, Cu2O मिलता है। ठीक है, Cu+ कंडीशन में आ जाता है, और यहाँ पे रेड ब्राउन PPT बनता है। अगर रेड ब्राउन PPT बन जाता है, अगर आपने, जैसे आपको पता नहीं है ये एल्डिहाइड है या नहीं है, आपने इसमें डाल दिया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के साथ सोल्यूशन बना के किसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, अगर रेडिश ब्राउन PPT बन जाता है तो मतलब वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना है। ठीक है, और वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था। क्लियर ये चीज़। एक और चीज़ याद रखेंगे, फेलिंग्स टेस्ट है वो आपके एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप बात करो ARC एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बेंजेल्डिहाइड की बात करो, किसकी, बेंजेल्डिहाइड की, रिएक्शन कराओ फेलिंग्स रिएजेंट से तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, फिर इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। देखो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके कीटोन में मिथाइल ग्रुप हो। अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता, प्रोपाइल ग्रुप होता, या कोई अदर एल्काइल ग्रुप होता, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। यहाँ पे आपको 3 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड होते हैं एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पे क्या बनता है, एक तो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट इस तरीके से, और साथ ही बनता है हेलोफॉर्म CHX3, दिस इज योर हेलोफॉर्म। ठीक है, और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, अब ये हेलोफॉर्म बना है तो इसको ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन को हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे I2 गिवन होगा, यहाँ NaOH, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और साथ ही बन जाएगा हेलोफॉर्म। क्लियर है ये चीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आपके किस में पॉसिबल है, आपके कीटोन्स में भी पॉसिबल है और आपके एल्डिहाइड में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के लिए भी हम देखते हैं और कीटोन्स के लिए भी, दोनों के लिए देखते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एल्डिहाइड ले लेती हूँ, CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमें रिएक्शन करानी है इसकी डाइल्यूटेड NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सिंपल सी चीज़, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे 2 यूनिट रिक्वायर्ड होती है, हमें 2 यूनिट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा समझो, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर C, H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, ये आपका CH3 है, ये CHO, समझ आ रहा है ना, इथेनॉल है। आपको यहाँ पे 2 यूनिट लेनी है तो दूसरी यूनिट में यहीं बना देती हूँ। यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन
और यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, ये 2 कार्बन की वैलेंसी फ्री आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे लिखो पहले CH3, इससे जुड़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है ब्यूटूइनल। ब्यूटूइनल कैसे बना ब्यूटूइनल, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। सेकेंड पोजीशन पे इन है, 4 कार्बन है, ब्यूट है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल है तो अल लगा दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास एल्डिहाइड आ जाए, डाइल्यूटेड NaOH प्लस हीट आ जाए, तो एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगी, यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है और प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल, अब क्रॉस एल्डोल डिफरेंट एल्डिहाइडिक यूनिट्स में भी पॉसिबल है, एल्डिहाइड कीटोन में भी पॉसिबल है और 2 डिफरेंट कीटोनिक यूनिट्स में भी पॉसिबल है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज यहाँ पे है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से। यहाँ पे आपको क्या रखना है, डाइल्यूटेड NaOH और साथ में रखना है हीट प्लस हीट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे देखो, एक तो एल्डिहाइड की यूनिट अपनी ही यूनिट पे अटैक करेगी तो एक प्रोडक्ट मिल गया एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड के केस में। सेकंड, कीटोन की यूनिट अपने पे ही अटैक करेगी, 2 कीटोन की यूनिट के साथ हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार एल्डिहाइड की यूनिट इस कीटोन की यूनिट पे अटैक करेगी तो एक प्रोडक्ट हमें वहाँ मिल जाएगा। एक बारी कीटोन एल्डिहाइड की यूनिट पे अटैक करेगा तो ये चौथा प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले एल्डिहाइड का, हमें एल्डिहाइड पे ही अटैक कराना है। तो फर्स्ट केस देख लो, यहाँ पे जैसे CH3 है, इसको ऐसे लिखो CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ठीक है। दूसरी यूनिट लिखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे CH3। एल्डिहाइड का यूनिट है, ये भी एल्डिहाइड का यूनिट है। रिएक्शन हो रही है डाइल्यूटेड NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर निकलेगा, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, इसकी फ्री, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करो CH3, यहाँ से क्या है CH, इससे कौन जुड़ने वाला है, डबली बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन और साथ ही है CHO। एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब क्या करना है, कीटोन का कीटोन पे अटैक कराना है। तो देखो CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लटका दो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरी एसीटोन की यूनिट यहाँ रख लो CH3 CH3। सिंपल सी चीज़ें, यहाँ से वाटर को बाहर निकालो और ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना लो, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन किससे कराई बच्चों, डाइल्यूटेड NaOH प्लस हीट से। तो वाटर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बना देखो, यहाँ से लिखना शुरू करो CH3, CH3 से कौन जुड़ा है, कार्बन। अब देखो इस कार्बन के साथ एक CH3 और ये देखो इस कार्बन का डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या बन रहा है, एक डबल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, उसके आगे है C डबल बॉन्ड O, उसके आगे है CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया, इनॉन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, इनॉन। यहाँ पे इनल प्रोडक्ट है। और बच्चों ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, देखो यहाँ बता दूं, ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट था, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये भी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही है, बस हम इसके आगे सेल्फ लगा देते हैं। सेल्फ क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड की यूनिट ने अपनी ही यूनिट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाया, तो सेल्फ। यहाँ कीटोन की यूनिट ने खुद की यूनिट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेल्फ। ये भी आपका सेल्फ प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इनल फॉर्म बना है, यहाँ पे जो बना है वो इनॉन बना है। क्या बना है, और जबकि इसको हम लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही है, इनॉन प्रोडक्ट को भी हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही लिखते हैं। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। थर्ड केस मैं यहाँ बता देती हूँ। थर्ड केस हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड का यूनिट का अटैक हमें कराना है कीटोन की यूनिट पे। CH3 ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CHO, ठीक है।
यहाँ रखो कीटोन का यूनिट C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर रखो CH3, यहाँ से वाटर निकालो और रिएक्शन किससे हो रही थी, डाइल्यूटेड NaOH और हीट के साथ। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से लिखना शुरू करोगे तो ये हो जाएगा CH3, कार्बन इसके साथ CH3 है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ बना रहा है, इसके साथ H है, यहाँ CH बन गया आपका प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज़ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो फोर्थ केस यहाँ बता देती हूँ, सिंपल है फोर्थ केस भी। कीटोन का यूनिट एल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लटका दो, यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ से क्या होगा वाटर का रिमूवल, क्योंकि आपने ट्रीट किया इसको डाइल्यूटेड NaOH और हीट से। यहाँ से लिखना शुरू करो तो यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे CH, क्योंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, डबली बॉन्डेड बना रहा है इस कार्बन के साथ तो CH, और फिर क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। और बच्चों रिमूवल किसका हुआ है यहाँ पे, वाटर का। देखो यहाँ भी रिमूवल किसका हुआ था, वाटर का, यहाँ भी रिमूवल किसका हुआ था, वाटर का। ठीक है, यहाँ भी रिमूवल किसका हो रहा है, देखो वाटर का। तो ये क्या है आपका क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं और आपके एल्डोल कंडेंसेशन में आपका 1 प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है ये चीज़, तो उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन में पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड्स के लिए है ये रिएक्शन, और ऐसे एल्डिहाइड्स के लिए विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपने एल्डिहाइड लिया है उसकी आपको 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें कि एक यूनिट का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली दूसरी यूनिट का क्या हो रहा होगा, सेकेंड यूनिट का, और एक यूनिट का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH रखना है, साथ ही बेस रखना है। ठीक है, सॉरी हीट रखनी है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बेस रखना है और साथ ही आपको हीटिंग करनी है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब आप खुद सोचो, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन, मतलब एक यूनिट का ऑक्सीडेशन, मतलब अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखोगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो क्या मिलता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और जब आप बात करो एल्डिहाइड का, अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो एल्डिहाइड रिडक्शन करने पे क्या देता है, अल्कोहल देता है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे H, यहाँ पे O Na। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ ही दूसरी यूनिट का हो रहा है क्या, रिडक्शन, तो ये क्या है, मीथेनल, सॉरी ये क्या है आपका मीथेनल, HCHO है ना, तो मीथेनल ही तो है, यहाँ पे बन जाएगा आपका मीथेनॉल। क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। ध्यान क्या रखना है, एल्डिहाइड की यूनिट्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली, दूसरे का रिडक्शन, प्रेजेंस रखना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH प्लस हीट का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करता है और खुद जुड़ जाता है। तो देखो बच्चों, जब भी HNO3 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ 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 यहाँ। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड में मैंने तुम्हें बताया था, कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिंग के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन को हेल्प करते हैं। तो यहाँ से अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव आता है और मेटा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रो की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो क्या वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, वो अटैक करता है मेटा पोजिशन पे। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो CHO NO2, नाम देते हैं M नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड।
एम नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया आपके केमिकल रिएक्शंस फॉर योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका COOH ग्रुप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर से। तो देखो बच्चों, जब आयुपैक नेमिंग करोगे तो आयुपैक नेमिंग में जो आपको सफिक्स यूज करना है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है, ये कब यूज करना है, जब कार्बन ऑफ COOH ग्रुप काउंटेड, किस में काउंटेड, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन में। और आपको सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है, जब आपका कार्बन नॉट काउंटेड इन योर हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब देखो इनकी नेमिंग देखते हैं। कॉमन नेम देखो CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। दो कार्बन है 1 2, तो क्या हो जाएगा एथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और सफिक्स ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है CH3COOH, CH3CH2COOH 1 2 3, तीन कार्बन प्रॉप, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड। खास बात यह है कि इसका कॉमन नेम और इसका आयुपैक नेम दोनों ही क्या होते हैं, सेम। ठीक है, ऐसे में सेम है। ठीक है, ऐसे में सेम मत समझ लेना। ये क्या है आपका, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, दो कार्बन है 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका, देखो ये है आपका मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। कार्बन देखो 1 2 3, तीन कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, दिस इज सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। नंबरिंग करो 1 2, यहाँ पे एक और कार्बन है 3 और यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है आपका ग्लूटारिक एसिड, दिस इज ग्लूटारिक एसिड। आयुपैक नेमिंग करो 1 2 3 4, तीन कार्बन यहाँ है ना, और ये 5th, तो क्या हो जाएगा पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये देखो ये क्या है आपका, दिस इज योर एडिपिक एसिड, दिस इज योर एडिपिक एसिड, COOH CH2O4 एंड COOH। ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, चार कार्बन है तो 4 नंबरिंग यहाँ आ गई और छठी यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखो आयुपेसी नेमिंग कैसे करोगे, ये अब मेन रिंग मानो इसको बेंजीन और ये अलग से लगा हुआ है, तो हम इसको नाम देते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये इस तरीके से, तो इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और इसका आयुपैक नेमिंग होता है बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और देखो एग्जाम्पल यहाँ ले लो, 10th एग्जाम्पल, सपोज इस तरीके से होता, यहाँ COOH ग्रुप होता और यहाँ भी COOH ग्रुप होता, तो इसका कॉमन नेम होता है बच्चों टरथैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, टरथैलिक एसिड। और नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट 4 पोजीशन पे ओ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ये चीज़, तो नोट करो, ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। फिर हम आगे चलते हैं प्रिपरेशंस पे, नोट करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे बाय प्राइमरी अल्कोहल्स। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक KMnO4,
एसिड बेस किसी का भी प्रेजेंस रखो और K2Cr2O7, या फिर आप रखो यहाँ पर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फिर आपको क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखो अगर नाइट्राइल का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ये क्या बन गया, अमाइड। हाइड्रोलिसिस, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन मिल गया कार्बन को। हुआ क्या, कार्बन टू नाइट्रोजन 2 बॉन्ड क्लीव हुए, कार्बन ने डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ बनाया और नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन अटैच किए। अब होगा क्या, इसका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे क्या होगा, RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साथ में यहाँ पे OH जुड़ गया है, H जाएगा NH2 के साथ और NH3 बनेगा, यहाँ से अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपका अमाइड। नेक्स्ट देखो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R- होता है, Mg+ होता है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ आ जाएगा O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे जुड़ जाएगा Mgx, और यहाँ पे कौन जुड़ गया है, आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या मिल जाएगा, RC, देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे H, देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O हाइड्रोलिसिस हो गया तो H, यहाँ पे क्या मिलेगा साथी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड MgOH होल X। ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है बाय अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका COO, यहाँ पर पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये डायरेक्टली बोल दो तो यहाँ सीधा ही क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो अगर यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एल्काइल बेंजीन का आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, मान लो CH2 CH3 होता और सेम आपके यहाँ पे आपने KMnO4+ हीट लिया होता, तो भी यहाँ पर बेंजोइक एसिड ही बनता, तो भी यहाँ पर क्या बनता, बेंजोइक एसिड ही बनता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ऐसे ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एसाइल क्लोराइड का आप हाइड्रोलिसिस करो, तो एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो वाटर में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, वो यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ, ऑक्सीजन वापस से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, साथ ही क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वाटर जुड़ेगा ना बच्चों इस तरीके से, देखो मैं बता देती हूँ, H ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, Cl के साथ HCl बनाएगा और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाता है। समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस करोगे आप एस्टर का तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो आपका बनता है अल्कोहल और साथ ही बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, H+OH- को ही देख लो आप, तो अगर यहाँ पे OH- है और H+ है, ठीक है, OH- है H+ है, OH- इस कार्बन को अप्रोच करेगा जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट, वापस से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएंगे तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर निकलेगा, आएगा नेगेटिव और नेगेटिव से जुड़ जाता है H पॉजिटिव तो बना CH3OH और यहाँ पे OH तो सीधा डायरेक्टली जुड़ा है इस कार्बन से, C डबल बॉन्ड O पहले से था और C6H5 पहले से था, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और साथ ही क्या बना है, मीथेनॉल। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर 1 से लेकर 9 कार्बन तक आपके कार्बन प्रेजेंट हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगर C9 से ज़्यादा 9 कार्बन से ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं
और इनमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती। क्या नहीं होती है? एक स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, और इनका जो स्मेल होता है वो नॉट गुड होता है। एक मिनट वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था, आपकी ये वाला जो लिक्विड है ये तो नॉट गुड होते हैं, बाकी वैक्सी सॉलिड्स में तो कोई भी स्मेल नहीं होती, तो नो स्मेल लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ, अगर हम बात करें किसकी? सॉल्युबिलिटी की, तो बच्चों जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, शोज गुड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, शोज गुड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्यों अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस ये चार ही प्रॉपर्टी है, इतनी कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। तो बच्चों अभी हमें केमिकल रिएक्शन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम पढ़ेंगे कि COOH में यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अगर क्लीव होगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अगर क्लीव होगा तो उस केस में केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी, ठीक है। याद करो हमने अल्कोहल में एक बार एल्काइल टू ऑक्सीजन एक बार एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया था, और एक बार ही हमने ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज किया था। तो यहाँ जो बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है वो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन होगा। और बच्चों अगर किसी एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हम उससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं? एसिडिक नेचर। क्या प्रेडिक्ट करते हैं? एसिडिक नेचर। अब देखो यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव करो तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCOO माइनस Na पॉजिटिव, और साथ ही H2 गैस बाहर निकलेगी, इसकी 2 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप बात करो आप इसका स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीटमेंट करते हो तो ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, और साथ ही क्या निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा, OH और H, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये कैसा है? वीक बेस, ये क्या है आपका? वीक बेस, तो इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? RCOO माइनस Na प्लस, साथ ही H2 गैस बाहर निकलेगी, साथ ही वाटर बाहर निकलेगा, और साथ ही CO2। देखो RCO माइनस बना, Na पॉजिटिव जुड़ेगा इससे, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ ही CO2 का लिबरेशन होगा। अगर Na2CO3 से इसका रिएक्शन होगा तो इसके 2 मोल्स लेने होंगे आपको, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCOO माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे 2 मोल्स बने हैं, साथ ही आपका वाटर बाहर निकलेगा, और साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर बात आती है एसिडिक नेचर की, तो आपके अल्कोहल में, फिनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन अच्छा एसिड है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे याद रखेंगे? कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उससे कम फिनॉल की, फिर उससे कम होती है अल्कोहल की। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम में अगर एसिडिक नेचर से क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो कब ज़्यादा होती है? जब K का वैल्यू ज़्यादा हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा हो, और या फिर pK का वैल्यू कम हो। तो आपके सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन है, pK वैल्यू के हिसाब से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जितना कम pK वैल्यू उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे। यहाँ पर हमें क्या देखना है? एस्टेरिफिकेशन देखना है, ठीक है। क्या देखना है? एस्टेरिफिकेशन। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे कराते हो? अल्कोहल से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? यहाँ से ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और आपका क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O OR डैश, दिस इज योर एस्टर।
ठीक है, साथ ही वाटर बाहर निकला है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे तो वाटर प्लस आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और प्रेजेंस किसका होना चाहिए, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन विथ SOCl2, PCl3 एंड PCl5 देखेंगे तो इन तीनों में कॉमन प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनते हैं। कैसे, अगर आप PCl3 से रिएक्शन कराते हो RCOOH का तो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बनेगा, ये कॉमन प्रोडक्ट है तीनों में। ठीक है, साथ ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा H3PO3, क्या मिलेगा, H3PO3। ठीक है, अगर आप बात करो किससे, PCl5 से रिएक्शन की तो यहाँ पे एक तो आपको एसाइल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, साथ ही आपको POCl3 मिलेगा, साथ ही HCl गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर आप बात करो SOCl2 की, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बनेगा, साथ ही SO2 गैस लिबरेट होती है, साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिलता है, HCl गैस का लिबरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन प्रोडक्ट क्या है, असाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन कराते हो अमोनिया से किसका, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से अमोनिया का इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो सिंपल सी चीज़ है, OH बाहर निकल जाता है, इसकी जगह NH2 ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है आपका एसिटामाइड। आपकी किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की। देखो बच्चों H2SO4 और P2O5 दोनों ही कैसे हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकला तो यहाँ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, क्या बन गया, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रखो, लाइक LiAlH4। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, CH3 CH2OH, ये क्या बन गया, अल्कोहल, और इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर है, जब अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करते हो तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, यहाँ से जब आपने एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया NaOH से तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, CH3CONa बनता है, साथ ही किसका रिमूवल हो जाता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल। ठीक है, और जब आपका ये सोडियम सॉल्ट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, वो रिएक्शन करता है NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ CO प्लस वाटर, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है आपका एल्केन, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ एल्केन बनता है आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेल-वॉलहार्ड-ज़ेल्हेंस्की की रिएक्शन पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपने रेड फॉस्फोरस से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन प्लस वाटर। हेलोजन यहाँ पे आपको Cl2 रखना है या Br2। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे हेलोजन लग जाता है, यहाँ बनते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो क्यों बोला, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन पे क्या है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एक और चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट करो फिर मैं रब करती हूँ। तो बच्चों आप देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज आपने यहाँ पे क्या लिया है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसका रिएक्शन आपने कराया है HNO3 से, साथ ही इसको इस तरीके से लिखो, HNO3 से प्लस H2SO4 से। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज NO2 पॉजिटिव। अभी इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन देखा था जब हम बेंजेल्डिहाइड के केस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो बच्चों ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होता है ड्यू टू यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बेंजीन के रिंग के इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, M नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है ये चीज़।
मान लो अगर यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा होता बेंजोइक एसिड का Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ पर देखो बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो Br पॉजिटिव होता है। Br पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिच साइड को ढूंढ रहा है, मतलब तो यहाँ पे कौन सी है इलेक्ट्रॉन रिच साइड? योर मेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा मेटा डायरेक्टिंग। कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा? एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड योर कंप्लीट रिवीजन फॉर दिस चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम अमाइंस का वन शॉट रिवीजन देखेंगे। सो थैंक यू।